आज राजीव विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। दरअसल राजीव पिछले 3 वर्षों से विदेश में ही था और इस दौरान 6 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से करीब 2 घंटे पहले ही उसके पिताजी ने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीज़ा न लग पाने के कारण वह आ ही नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को यह मालूम पड़ेगा कि मैं अम्बाला के ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और मेरी बूढ़ी दादी माँ तो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लेगी। दादी माँ के लिए जो शॉल खरीद कर लाया हूँ वह उन पर कितनी सुंदर लगेगी। जब राजीव घर पहुँचा तो देखा कि उसकी भाभी पारुल रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। राजीव के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वह अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू की रट लगाकर राजीव की ओर दौड़ते हुए आए और उनसे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन राजीव यह देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। राजीव को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी करने के लिए अप्लाई कर दिया। और अब आपके देवर को यहाँ के ही एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है। यह सुनकर पारुल की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए राजीव अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। माँ के कमरे से निकलकर वह अपनी दादी के कमरे में गया। अम्मा देखो, आपका पोता वापस आ गया। लेकिन वह हैरान रह गया कि अम्मा भी अपने कमरे में नहीं थी। तभी राजीव का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहती। तभी जल्दबाजी में उसकी भाभी पारुल पानी लेकर आई। राजीव, जो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी यह बंटी क्या कह रहा है? अरे देवर जी, यह बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, पारुल ने हड़बड़ाते हुए कहा और बंटी को आंख के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी राजीव बोला, लेकिन भाभी माँ और अम्मा कहाँ हैं? वह मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? तभी उसकी भाभी अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ तो दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई है। पर यात्रा पर तो माँ और अम्मा 1 महीने पहले गई थी। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, और मैं उन्हें कब से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फ़ोन ही नहीं लगता। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें आने में कुछ और समय लग जाएगा। सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, जिस कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। परेशानी की कोई बात नहीं, वह सब बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर रेनू वापस रसोई घर में खाना बनाने चली गई और राजीव थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया। राजीव को वह दिन याद आने लगा जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर दी थी कि आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन विदेश के एक बहुत बड़े कॉलेज में हो चुका है। जब राजीव ने अपने घर के सभी लोगों को यह खुशखबरी सुनाई थी तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। वहीं दूसरी ओर उनकी माँ में अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी।
दादी अम्मा तो उसे विदेश जाने की बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि दादी के साथ राजीव का खास लगाव था। राजीव भी उनसे बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक राजीव अपनी दादी अम्मा के पास ही सोता था। अपनी दादी से मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनता रहता था। राजीव के बड़े भाई ने पिताजी का सारा बिजनेस संभाल लिया था और उसकी भाभी घर का सारा काम किया करती थी। माँ से घर का काम कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता था। अब दादी की भी कमर झुक गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रख पाते थे। राजीव के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान राजीव की माँ कविता जी ही रखती थी। जब राजीव ने उन्हें विदेश जाने की बात बताई तो उसकी माँ और दादी अम्मा बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन उनके पिता ने उसे पूरा हौसला दिया। उन्हें उस पर यकीन था। जिस दिन राजीव की फ्लाइट थी तो घर से निकलने से पहले राजीव अपनी दादी का आशीर्वाद लेने गया तो दादी अम्मा ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में रख दी और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़े प्यार से उसकी ओर देखने लगी। तब राजीव ने कहा, अम्मा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मिलने आता रहूँगा। राजीव को विदा करते समय उसकी माँ भी बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए बड़ी खुशी खुशी विदा किया था। सबके आशीर्वाद से राजीव ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे वह कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भी भेज दिया करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीज़ा न लगवाने के कारण वह आ ही नहीं पाता था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी, परंतु पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बात करते थे। लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारता जा रहा था। तभी पारुल कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह उस दिन राजीव के मन में था, वह सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजा भतीजी उसके पास आए। हमारे लिए क्या लाए हो चाचू? तभी राजीव ने अपने भावों को बदलते हुए उन दोनों को अपने बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और अम्मा भी घर पर नहीं हैं। यह सोच सोचकर राजीव को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपना घर ही काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए राजीव ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो है, यह सोचकर उसका मन अशांत हो रहा था। अगले दिन राजीव ने अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही राजीव अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के कर्मचारी बड़े ही भव्य तरीके से उसका अभिवादन कर रहे थे। राजीव जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिताजी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ बना रहे। अस्पताल में सभी लोग उससे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। राजीव को भी मरीजों का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब राजीव मरीजों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो अस्पताल के बेड पर लेटी एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर लगा कि जैसे कि वह कुछ जानी पहचानी है। वह दीवार की ओर चेहरा किए सो रही थी। उन्होंने जगह जगह से फटी हुई सी साड़ी से अपने सर को ढाक रखा था। चांदी से चमकते हुए सफेद बाल उनके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर राजीव को कुछ आकर्षण सा महसूस हो रहा था। राजीव जब कैबिन की ओर वापस आने लगा उस समय सभी सफाई कर्मचारी साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे।
फोन पर बात करते करते अचानक राजीव के कानों में एक कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि अस्पताल की एक नर्स एक अंधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम बनता ही नहीं तो नौकरी क्यों पकड़ लेती हो? घर क्यों नहीं बैठ जाती? ढंग से पोछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ क्या कर रही हो? अब बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाकर चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर राजीव को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वह उसकी ओर गया, उसे उस महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकती है। राजीव को लगा कि शायद ये मेरा धोखा हो सकता है। यह सोचते हुए वह जैसे ही थोड़ा और नजदीक आया, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर राजीव दंग रह गया, क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ ही थी। उसकी माँ की आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। इस समय राजीव के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो तुम्हें मैं निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी उम्र की औरत से इस तरह बात करने की? वह कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से राजीव की ओर देखने लगे। तभी राजीव के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और अम्मा अम्मा कहाँ हैं? अपने बेटे को देखकर कविता जी अपने बेटे के गले लगकर रोने लगी और इस अस्पताल के बेड पर लेटी उस बूढ़ी अम्मा के पास लेकर गई, जो फटी हुई साड़ी से निढाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी को ऐसी हालत में देखकर राजीव का दिल करुणा से भर आया। तभी उसकी दादी भी नींद से जाग गई। कविता जी ने कहा, देखो अम्मा जी कौन आया है। आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू उमड़ आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे पर हाथ से सहलाकर उसे ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। लेकिन राजीव के दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। वह बोला, माँ दादी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या बात है। तभी अम्मा ने अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा, बेटा तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई पंकज ने तेरे पिताजी के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे पिताजी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनाने पर खर्च कर दी थी। उसने अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़े थे। लेकिन अब तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरी माँ को दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को तो 50-100 देने में भी आफत आ जाती थी। पारुल बहू आए दिन मार्केट जाती रहती थी और अपने लिए नए नए सूट साड़ी कपड़े खरीद कर लाती थी। उससे पंकज को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी माँ ने 500 रुपये भी मांग लिए तो घर में कलह शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के खर्चों के लिए भी दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे थे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सब काम मेरी बहू अकेले करती थी। और जब तेरी माँ मेरे और अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती तो तेरी भाभी 10 बातें सुना देती थी। तेरी माँ को यूं दुखी देखकर मुझे बहुत दुख होता था और अगर मैं कुछ कहती थी तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती थी और मुझे डरा धमकाकर चुप करा देती थी और कहती थी, एक तो पड़े पड़े हमारा खर्च बढ़ा रही हैं, ऊपर से मुझे ही ज्ञान देती हैं। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा कि हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी राजीव की माँ कविता ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा,
बेटा, हम लोगों के साथ क्या गुजरी है यह तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो पंकज से बहुत मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी तो मैंने उससे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे। तभी पारुल बहू ने घर में झगड़ा शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं, बस मेरी छाती पर रोज सांप बनकर बैठी हुई हैं। तुम्हारी माँ और दादी, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। आए दिन तो बीमार पड़ी रहती है तुम्हारी माँ और दादी, अब कोई काम नहीं कर पाती। मेरे बस का नहीं इनको बना बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो या फिर घर से निकाल दो। पारुल बहू की यह बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि पंकज उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा, मैं तो हैरान रह गई यह देखकर कि पंकज को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते होंगे। मुझे कहने लगा कि मैंने अंबाला में रहने वाले अपने मित्र से अम्मा की तबीयत के बारे में बात की। वह अंबाला के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। माँ, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आपको भी साथ में ले जाएंगे। बस आप कल तैयार रहना, और हाँ, वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए अपने और अम्मा के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा, मैं तो बहुत खुश हो गई थी। चलो, हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता हुई, इसलिए मैंने जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन पारुल और पंकज हमें गाड़ी में बैठाकर यहाँ ले आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे हमें बैठा दिया और यह कहकर वे दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक यहीं बैठे रहे और उन दोनों के आने का इंतज़ार करते रहे कि कब वे लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने लेकर जाएंगे। बैठे बैठे न जाने कितने घंटे बीत गए। काफ़ी समय बीतने के बाद भी लेकिन न तो पंकज वापस आया और न ही पारुल बहू का कुछ अता पता था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वे लोग कहाँ रह गए। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी। घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन बेटा, जो बात मैं नहीं समझ पाई वह बात अम्मा जी समझ गई कि वे दोनों इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर आए थे, बल्कि वह तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर राजीव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब कविता जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी अपने बच्चों की परवरिश में, जो अपने ही बेटे ने हमें यह दिन दिखा दिया। लेकिन उस समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को तेज़ बुखार हो रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल में ले गई। डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट कराने की सलाह दी गई। लेकिन बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे कि मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्चा उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतज़ाम किया तो अम्मा जी का इलाज हो पाया। लेकिन वह पैसे आखिर कब तक चलते। 3 ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस कभी नहीं किया था। अम्मा जी की हालत देखकर मैं बस रोए जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझसे रोने का कारण पूछने लगा तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर उस सफाई कर्मचारी ने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगी क्या। मैंने झट से हाँ कर दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवा दिया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी। लेकिन बेटा, रह रहकर अपने ही बहू बेटे द्वारा किया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाया करता था। ऐसा कहते हुए कविता जी फिर से सिसक सिसक कर रो पड़ी।
राजीव अपनी माँ और दादी माँ की बात सुनकर हक्का बक्का सा रह गया। माँ की बात सुनते सुनते राजीव लगातार भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ ही देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ही महीने में उसकी माँ बिल्कुल कमज़ोर नज़र आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और अम्मा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। यह सब देखकर राजीव से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से में उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेंट कर दूं। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर राजीव ने कैंटीन में से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। फिर उसने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट देखी और कुछ टेस्ट करवा रिपोर्ट आने के बाद राजीव बोला, अम्मा मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर कविता जी और अम्मा थोड़ी डर गई, क्योंकि वे लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहते थे जहां उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार होता था। तभी राजीव बोला, माँ, अम्मा, वह घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को टैक्सी में बिठाकर उसके साथ घर पहुंचा, लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह अकेले ही घर के अंदर आया। घर में उसकी भाभी पारुल की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पारुल और पंकज अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। राजीव ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी पारुल भड़कते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताइए कि मेरी माँ और अम्मा कहाँ हैं? मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। तभी उसका भाई बोला, तुम्हें कितनी बार बताया कि वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वह केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। यह सुनकर उसका भाई सकपका सा गया। हाथ बढ़ाते हुए वह कुछ खाने ही लगा था कि उसी समय राजीव के सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? सच सच क्यों नहीं बताते कि आपने उन दोनों को धक्के से घर से बाहर निकाल दिया है? तभी राजीव ने अपनी माँ और दादी को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुलाया। कविता जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू को गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। घर में उपस्थित सभी मेहमान यह सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद उठा रहे थे, वे लोग अब उन्हें घृणा की नज़र से देखकर सकपकाने लगे। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस भी हाजिर हो गई। तब राजीव ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वह लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। उन्हें उन्हीं के घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। यह घर और जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, वह दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही पारुल और पंकज ने पुलिस को देखा, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। वे दोनों झट से अपनी माँ और दादी के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी कविता जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी पुलिस कांस्टेबल बोला, अब चलिए, बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की यह बात सुनकर पारुल तो अंदर तक कांप गई और उदासी आवाज में बोली, माँ प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर कविता जी पत्थर बनी रह गई। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीटकर बाहर की ओर लेकर जाने लगी, तभी कविता जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। यह सुनकर पारुल और पंकज खुश हो गए। उन दोनों ने सोचा कि उन्हें माफ़ी मिल गई। लेकिन फिर कविता जी ने कहा, इसका मतलब यह नहीं कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। माफ़ी तो तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेंट मैं केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माता पिता घर में बड़े पुराने सामान की तरह लगने लगते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को तो अपने माता पिता भगवान समान ही लगते हैं। कविता जी की बातें सुनकर पारुल और पंकज की नज़रें झुक गई। शायद
वे अपने किए पर शर्मिंदा थे। फिर कविता जी ने अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोग अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वह है राजीव। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर पंकज की हैरानी का ठिकाना न रहा। पारुल और पंकज कविता जी के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकर्मों की सज़ा उन्हें सुना दी गई थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।